हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और मैं 9वीं जमात की किताब नवाए उर्दू से आपको पढ़ा रहा हूँ। चूँकि एनसीईआरटी किताब किसी भी एग्ज़ाम में ख़ास करके मुकाबला जाती एग्ज़ाम में एनसीईआरटी ही से सवालात पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। तो एनसीईआरटी का पढ़ना किसी भी तालिब इल्म के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चूँकि एनसीईआरटी ही को फाइनल माना जाता है किसी भी स्टेट बोर्ड के बिलमुकाबिल। खैर, हमारा ये वीडियो अफसाना निगारी के ताल्लुक़ से है। इससे पहले मैंने आपको अफसाना के बारे में बताया था कि अफसाना किसे कहते हैं और बहुत सारे अफसाना निगार के नामों के बारे में मैंने आपको बताया था। उनमें एक नाम प्रेमचंद का भी है। कल मैंने तफसील से प्रेमचंद की हयात व ख़िदमात के बारे में मैंने आपको बताया था। आज उन्हीं मशहूर अफसाना निगारों में एक अफसाना निगार सालिहा आबिद हुसैन है, जिनकी अहमियत उर्दू अदब में किसी से फरामोश नहीं। हर कोई जो है सालिहा आबिद हुसैन से वाकिफ़ है। तो आज हम लोग सालिहा आबिद हुसैन की पैदाइश, वफ़ात, इसी तरह उर्दू अदब में इनकी क्या खिदमत रही है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क़ब्ल इसके कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिलता रहे। साथियों, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सालिहा आबिद हुसैन की पैदाइश 1913 ईस्वी में हुई है और इनकी वफ़ात जो है दोस्तों 1988 ईस्वी में। अब इनका असल नाम क्या है, इनके वालिद का नाम क्या है, इन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की है, सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सालिहा आबिद हुसैन का असली नाम मिस्दाक फ़ातिमा था। इनका असल नाम के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो असल नाम क्या है दोस्तों? मिस्दाक फ़ातिमा, आपको याद होना चाहिए। वो ख्वाजा ग़ुलामुस सकलैन की साहबजादी और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थी। किनकी साहबजादी है? ख्वाजा ग़ुलामुस सकलैन की साहबजादी यानी बेटी। और वाइफ किसकी है, बीवी किसकी है? डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी। वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान में पानीपत में पैदा हुई। यानी सालिहा आबिद हुसैन का जो ताल्लुक़ है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान ही से है। और चूँकि अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश पानीपत में हुई, तो सालिहा आबिद हुसैन का भी ताल्लुक़ कहाँ से है? पानीपत से ही है। लिखने पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन ही से था। जाहिर है हर एक को पढ़ने की ख्वाहिश होती है, लेकिन सालिहा आबिद हुसैन को बचपन ही से अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से ही पढ़ने लिखने से शौक़ था, शगफ़ था। मशहूर मुसन्निफ़, फ़लसफ़ी और माहिर तालीम डॉक्टर आबिद हुसैन से शादी के बाद उनके तसनीफ़ व तालीफ़ के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। जब से किससे शादी हुई? डॉक्टर आबिद हुसैन, जो कि एक फ़लसफ़ी थे, एक मुसन्निफ़ थे और माहिर तालीम थे। जब से इनकी शादी हुई है इनसे, तब से पढ़ने लिखने का जज्बा, शौक़ कह सकते हैं, इनके अंदर मज़ीद इजाफ़ा होता चला गया। लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत नावल नवीस और अफसाने निगार की है। लेकिन सालिहा आबिद हुसैन की जो बुनियादी हैसियत है, जिनसे उनको उर्दू अदब में शोहरत मिली, मकबूलियत हासिल हुई,
वो उनकी नावल नवीसी और अफसाना निगार की वजह से है। सालिहा आबिद हुसैन अपने कलम के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शरीक रहीं। तहरीक आज़ादी में भी इन्होंने हिस्सा ली। इन्होंने अपने नावलों, अफसानों और ड्रामों के ज़रिए इंसानी और तहज़ीबी क़दरों को आम किया और औरतों के मसाइल, समाजी ख़राबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दी। दोस्तों, जो समाज के अंदर जो औरतों के ख़ास करके मसाइल हैं, चाहे वे किसी की तरफ से सामाजिक हो या सियासी हो या फिर माशी तौर पर हो, समाज के जितने भी मसाइल हैं बुनियादी तौर पर औरतों के सिलसिले में, और जो समाज के अंदर जो ख़राबी है, उन तमाम चीज़ों की इस्लाह की तरफ इन्होंने ख़ास तौर पर तवज्जो दी है। दोस्तों, हुकूमत हिंद ने इनको पद्म श्री का अवार्ड से भी नवाजा है। कई सूबाई अकादमियों ने भी इन्हें इनाम दिए। इनके नावलों में, ये देखिए अहम पॉइंट है, जो नावलों के नाम आ रहे हैं, इनके नावलों में उज़रा है, आतिश खामोश है, क़तरे से गहर होने तक, यादों के चिराग, इसी तरह अपनी अपनी सलीब ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। तो ये इनकी किताबों के नाम है दोस्तों, नावलों के, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे उज़रा है, आतिश खामोश है, क़तरे से गहर होने तक, यादों के चिराग, अपनी अपनी सलीब, ये इनके ख़ास तौर पर मकबूल नावल हैं। अफसानों के भी 4 मजमूए शाये हो चुके हैं। अफसानों के भी 4 मजमूए शाये हो चुके हैं। अब दोस्तों, ये तो सालिह आबिद हुसैन की हयात व ख़दमात, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इसी तरह इनकी वफ़ात कब हुई, इनको दिलचस्पी थी और जो शोहरत मिली ख़ास तौर से नावल नवीसी और अफसाना निगारी में, और इनके वालिद का जो नाम है सैयद ग़ुलामुस सकलैन, और इनके जो हस्बैंड या शौहर का नाम है डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन। और जब से इनसे इनकी शादी हुई है, तब से मज़ीद तालीम में इन्होंने इजाफ़ा, दिलचस्पी ली। चूँकि डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन ख़ुद जो है माहिर तालीम, मुसन्निफ़ और हर एतबार से वो अच्छे इंसान थे, तो एक तरह से जो है उनसे उनको उल्फत हुई हर एतबार से, पढ़ाई के सिलसिले में और दीगर चीज़ों में। और सालिह आबिद हुसैन ने ख़ास करके जो समाज के अंदर जो औरतों के ताल्लुक़ से जो ख़राबियाँ थी, समाजी बुराइयाँ थी, उसकी तरफ उनकी इस्लाह के लिए इन्होंने ख़ास तौर से तवज्जो दी। दोस्तों, इनके अफसानों में जो, इनके नावलों में जो मशहूर नावल हैं, उनमें उज़रा है, आतिश खामोश है, क़तरे से गहर होने तक, यादों के चिराग, और इसी तरह अपनी अपनी सलीब मशहूर नावल हैं जो कि याद होना चाहिए आपको। उनका एक अफसाना मगर वो टूट गई हम आज पढ़ने वाले हैं। साथियों, जो अफसाने में जो भी किरदार आते हैं बीच बीच में, उन किरदारों का नाम आपको याद होना चाहिए, और अफसाने में किस कहानी को पेश किया गया है और किस तरह से उसलूब को इख्तियार किया गया है सालिहा आबिद हुसैन के ज़रिए से, और उन्होंने किस तरह से तर्ज़ निगारिश की है, उन तमाम चीज़ों को आप देखने की कोशिश कीजिएगा। दूर किसी घंटे ने 2 बजाए, उसके वसी बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला ज़ेरो बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज़ बेजान सी नज़र आ रही थी। सिंगार मेज़ पर सजी सैकड़ों शीशियाँ, बोतलें, ब्रश वगैरह वगैरह, डबल बेड का कीमती बिस्तर और नीला नाइट गोन, छत पर लटका छोटा सा बुलोरें झाड़, हर चीज़ उसका मुंह चिढ़ा रही थी। बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। यहाँ पे आपा होना चाहिए दोस्तों। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर्स में महवे ख्वाब होंगे। हाँ, सिर्फ उसकी आंखों से नींद गायब थी। 2 बज चुके, ना वो आए ना नींद आई। जिस तरह वो रूठे रूठे हैं, उसी तरह नींद भी रूठ गई है।
वो डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लूट लगाकर आ गई और उनके तकिए पर सर रख दिया। आँखों में आंसू का एक सैलाब सा उमड़ आया जो उसके गालों पर लुढ़कते, कनपट्टियों पर से फैलते नरम तकिए में जज्ब होते रहते। ये आंसू की बात हो रही है दोस्तों। सामने दीवार पर उन दोनों की कद आदम रंगीन तस्वीर आवेज़ा थी। कद आदम रंगीन तस्वीर आवेज़ा थी, यानी चिस्पा थी, फ्रेम के तौर पर लगाया हुआ था। उनकी शादी की तस्वीर, उसके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर मुस्कुराहट है और उनकी आंखों में इश्तियाक है, शरारत है और तजस्सुस भी। देखिए लिखने का अंदाज़ देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत। शादी शादी शादी, शादी या बर्बादी, कितनी बर्बादियां उसने अपनी चारों तरफ देखी थीं। अम्मा की ज़िंदगी, भाभी का अंजाम, उसकी प्यारी सहेली मनोरमा की ख़ुदकुशी, उसकी टीचर की तन्हा उदास ज़िंदगी, 2-4 नहीं 20 नाकाम शादियों को उसने देखा था। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? औरतें तो मर्दों ही को इल्ज़ाम देती हैं, मगर क्या उनका कसूर कुछ नहीं होता? कि हकीकत नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब और मसरूर बनाना औरत का काम है। निभाने की जिम्मेदारी मर्द से ज़्यादा औरत पर आती है। अगर वो चाहे तो क्या निभा नहीं हो सकता? उसने अगर कभी शादी की तो नहीं वो लरज़ उठती, जाने क्या अंजाम हो। वह अभी शादी नहीं करेगी, MA करने के बाद फिर सोचेगी। लेकिन इधर उधर की ज़िंदगियां देखकर वो बहुत ज़्यादा हसास बल्कि शक्की हो गई थी। क्या हर्ज है अगर वो शादी ना करे और तालीम पाए, डिग्रियां ले, अच्छी सी नौकरी करे, अपना घर बनाए। मगर ये नाकाम ज़िंदगियां, ये जुदाइयां, ये तलाक़ें, उसमें मर्द से ज़्यादा औरत का कसूर है। शायद वो चाहे तो वो सहारना सीखे। घर बनाना या बिगाड़ना औरत के हाथ में है। भाभी का मिजाज खुदा की पनाह, बाजी की खुददारी और आन बान, शौहर से मुकाबले मनोरमा हद से ज़्यादा हसास ना होती और इतनी बेज़ुबान तो शायद खुदकुशी की नौबत ना आती। अम्मा इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थी। ख़ानदान और बाजी को उम्र पर एतराज़ था और भाई साहब खुल्लम खुल्ला कहते थे कि मिजाज का बहुत तेज़ है। अलबत्ता अब्बा मियाँ कहते ज़हीन है, आला तालीम याफ्ता है, इतनी पोजीशन है, दर्जा उहदा क्या न था उनके पास। और फिर ये मुस्कान, खा मखा लोग मुखालिफत करते हैं, 15-17 बरस का फ़र्क है, क्या हुआ? मर्द की उम्र में फ़र्क होना ही चाहिए। लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है। मिजाज सभी मर्दों का तेज़ होता है। औरत अगर मिजाज शनास हो तो अम्मा, बाजी, भाभी, मनोरमा, शांति, इन सब की ज़िंदगियाँ उसकी नज़र में हैं। सबकी कमज़ोरियाँ भी वो जानती है। उसका अज़्म था कि वो उनका दिल जीतेगी, उसके लिए नागुज़ीर बन जाएगी, उसके मिजाज को सहारेगी, उसे खुश रखेगी। मैं निबाह करना जानती हूँ, निबाह करके दिखाऊंगी, और सबको हथियार डालने पड़े वो उनकी बन गई। एक के बाद दूसरी बेटी हुई तो इस रोशन ख्याल आला तालीम याफ्ता मर्द के चेहरे पर नागवारी के बल पड़ गए। जैसे उसके इख्तियार की बात थी। बच्चियों ने जाना ही नहीं कि बाप की मोहब्बत चिड़िया का नाम है। खालाएँ, फूफिया, महल्ले पड़ोस वाले जिन बच्चों के भोले चेहरों और प्यारी बातों पर जान देते, मामू चाचा जिनसे इतनी मोहब्बत करते, वो डैडी की सूरत को तरसती रहीं और माँ की मोहब्बत से महरूम। मगर उसे तो निबाह करना था। उसके लिए उसने वो सहा जिसका एतराफ़ वो ख़ुद अपनी ज़ात से भी करना नहीं चाहती थी।
सारा ख़ानदान ये समझता था कि शौहर उसे बेहद चाहता है, आँख से ओझल नहीं होने देता, हज़ारों में खेलती है, हर ज़रूरत और ख्वाहिश पूरी होती है, हर ऐशो आराम मैसर है। ऐसी खुशकिस्मत लड़कियां कम होती हैं, खुशकिस्मत। हाँ, उसने सबको यही एहसास दिलाया था। वो जलते दाग, वो टपकते ज़ख़म, वो मजरूह खुददारी, अपनायत का वो मजबूर एहसास किसने देखा? कौन देख सकता था जिसको 15 साल से सहार रही थी? उसके आंखों से जलते आंसू की बारिश हो रही थी। उसने उस आली ख़ानदान, तालीम याफ्ता, खुद मुख्तार लड़की ने क्या क्या नहीं सहा। रात रात भर टांगे दबाईं, दिन भर खाने पकाए और अपने हाथ से खिलाए। जब शूशू पैदा हुआ तो कुछ अरसे मजाजी खुदा ने बेटी की माँ बन जाने के बाद उसका ख्याल किया। वो कद्र और इज़्ज़त जो कुछ अरसे बाद फिर खाक में मिल गई। 4 बच्चे की आवाज़ पर वो चौंक पड़ी। खिड़की में से चांद की किरणें शीशे पर धुंधला सी गई थी। वो अब तक नहीं आया और अब ये कौन सी नई बात है? कब सी आग सीने में भड़क रही है और वो उन शोलों को बुझाने और दबाने की जिद्दोजहद में लगी। चंद दिन को भैया के पास चली जाऊँ। हाँ जाओ ना, तुम्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं है। पहली बार उसने ये जुमला सुना तो हैरान रह गई। मुंह से निकला, क्या सचमुच चली जाऊं? देखिए दोस्तों, लिखने का अंदाज देखिए। और क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं? और तुम मेरे बगैर? मैं खूब रह लूँगा तुम्हारे बगैर। तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है, उसको मोहब्बत दो, दूसरे बच्चों को संभालो, मेरा पीछा छोड़ो। वो गुमसुम हैरान उसका मुंह तकती रही। वो ऐसा बेनियाज बेताल्लुक बैठा रहा जैसे कोई बात ही ना हो। दूर कहीं से मुअज्जिन की आवाज़ बुलंद हुई। उसने बैठकर सर ढक लिया। खिड़की में से फटती पूकी हल्की 2 धियार रोशनी पर उसकी नज़रें जम गईं। उषा, उसकी ज़िंदगी में अब उषा की कोई किरण चमकेगी क्या? वो लड़की उससे ज़्यादा हसीन नहीं हो सकती। कल उसने उनसे साफ साफ बात करने का तहिया कर लिया था, लेकिन एक जुमला सुनकर ही उन्होंने उसकी बात काट दी थी। तुमने जो सुना सब ठीक है, मगर तुम कौन होती हो एतराज़ करने वाली? वो तो मेरी जान के साथ है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। नहीं नहीं, हिस्टेरियक अंदाज से उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। हिस्टेरियक एक बीमारी का नाम है दोस्तों, जब इंसान बहुत ज़्यादा दिमागी तवाज़ुन उसका कमज़ोर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसी आती जाती औरतें मेरी जगह नहीं ले सकती। आपके बच्चे बेटियां हैं, बेटा है। तुम्हें पैसे की कमी ना होगी, जितना चाहोगी मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे पैसे की नहीं, आपकी ज़रूरत है। बच्चों को बाप की ज़रूरत है। बके जा। और ये कहते वो बाहर निकल गए। अब सूरज निकल आया था। आयाएं बच्चों को तैयार कर रही थी। नंद की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी मुलाजिमा 2 बार नाश्ते का तकाजा करने आ चुकी थी, मगर वो उसी तरह नाइट गाउन में मसहरी पर बैठी थी और सोचे जा रही थी। नहीं, ये शादी टूट नहीं सकती। मैं सब सहारूंगी, सब कुछ झेलूंगी, मगर उसे छोड़ूंगी नहीं। औरत की ज़िंदगी में सख्त वक्त भी आते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो पछताएंगे और वो लड़की वो खुद उन्हें छोड़ देगी। मेरी जगह कौन ले सकता है? बेगम साहिब, आपके नाम का ख़त। मुलाजमा ने एक बड़ा सा लिफाफा उसके कांपते हाथों में दे दिया। जाने क्या है, उसका दिल लरज़ रहा था। बड़ी देर बाद उसने लिफाफा चाक किया, यानी खोला। आह, तो वो टूट गई। तलाकनामा उसके हाथ से फर्श पर गिर पड़ा था और वो फटी फटी आंखों से दीवार को तके जा रही थी और एक जुमला बड़बड़ाती जाती थी, मगर वो टूट गई, टूट गई, टूट गई। देखिए दोस्तों,
یہ کتنا بہترین افسانہ ہے جس میں عورتوں کے بارے میں کس طرح سے انہوں جو ہے منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے. ایک شادی شدہ عورت کس طرح سے اپنے بال بچوں سے محبت کرتی ہے، اپنے شوہر کے تئیں وہ کتنی زیادہ حساس ہوتی ہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن جو ہے ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی. لیکن اس کہانی سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عورتوں سے زیادہ مردوں کی بھی غلطی ہے، اور جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے. آخرکار اس کہانی میں بھی وہی ہوا کہ ان کو طلاق مل گیا. اور سماج کے اندر جو برائی ہے، جو خامی ہے، اس کو کس اسلوب میں صالحہ عابد حسین نے پیش کرنے کی کوشش کی، سماج کے اندر جو برائی ہے اس کو کس طرح سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے دوستو، وہ آپ کے سامنے ہے، مگر وہ ٹوٹ گئی. یہ افسانہ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا، اور خاص کر کے جو ان کا اسلوب ہے، طرز نگارش ہے، لکھنے کا جو انداز ہے، تحریر ہے، بہت ہی اعلیٰ اور نمونہ ہے. اسی وجہ سے دوستو جو ہے اسے ناول نویس اور افسانہ نگار میں شمار کیا جاتا ہے. اور چونکہ پڑھی لکھی اچھی خاصی تھی، ان کے شوہر بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے اچھا ہونا ایک ضروری تھا. اور جو دل کی باتیں ہوتی ہیں دوستو، جب وہ نکلتی ہے تو اثر بھی کرتی. تو امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ضرور ان تمام چیزوں کو دیکھتے رہیں دوستو، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. آج کی کلاس میں یہیں پر رہنے دیتا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ.